Hey there, you all. I am Adya, and of course, I know you don't know me. So, a quick and short intro for you all. My name is Adya. I am currently 17, but मैं कुछ ही महीनों में 18 की होने वाली हूँ. So, and right now, I am doing nothing. येस यू हर्ड इट राइट, लिटरली नथिंग, बिकॉज मेरी 12th ख़त्म हो चुकी है, मेरे कॉलेज स्टार्ट नहीं हुए हैं, सो मैं अभी बीच में हूँ, कुछ नहीं कर रही हूँ, मेरे पास लिटरली कुछ करने को नहीं है. ऑल तो मैंने सोचा बहुत कुछ था कि मैं इन छुट्टियों में पता नहीं कौन से ही तीर मार लूँगी, दुनिया भर के सारे झंडे मैं इन्हीं छुट्टियों में गाड़ दूँगी, बट कुछ नहीं हुआ. मैं सिर्फ बेड पे पड़े पड़े टीवी देखती रहती. सो आई एम हेयर टू टॉक विद यू ऑल. येस, अपनी लाइफ एक्सपीरियंसेस शेयर करने, अपनी स्टोरी टाइम्स बताने, अपने थॉट्स बताने, बेसिकली वो सब जो और कोई मेरी बात नहीं सुनता है, मैं वो सब अपने कैमरा को बताऊंगी. व्हाई नॉट. आज वील टॉक अबाउट माई JEE स्टोरी. येस, तो मेरा अभी ही JEE ख़त्म हुआ है, दिस ईयर मैंने अभी दिया है, सो ये एकदम ताज़ी स्टोरी है, ठीक है. सो बेसिकली जब मैं 10th में थी तो आई वॉज प्रिटी गुड एट स्टडीज़. येस, एटलीस्ट आई थिंक सो. एंड मेरे पेरेंट्स को भी लगता था कि हाँ, हमारी बेटी बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत इंटेलिजेंट है. और मेरे 9th और फिर मेरे 10th में आई भी 93.8, जिन्हें मैं राउंड ऑफ करके 94 ही बताती हूँ सबको. तो मेरे पेरेंट्स को और मुझे, मैं अपने आप को भाई आइंस्टाइन से कम नहीं देख रही थी. मैं कहा मुझसे इंटेलिजेंट कौन ही हो सकता है. 94, समझ रहे हो, 94. मैं बहुत खुश थी, बहुत ओवर कॉन्फिडेंट थी उस टाइम पे. और मेरा ओवर कॉन्फिडेंट देखते हुए मेरे माँ बाप मुझसे पूछते हैं कि बेटा तुम्हें 11th में कौन सी स्ट्रीम चाहिए. मैं कहा कोई भी चलेगी. ऑनेस्टली स्पीकिंग मेरे पास जेन्युइनली उस पॉइंट पे कोई एज सच ओपिनियन नहीं था कि मुझे क्या करना है. बस हाँ, मुझे ये ज़रूर पता था कि मुझे मेडिकल लाइन में नहीं जाना है, बिकॉज बायो मुझे कभी पसंद नहीं आई. सो या मेरे को मेडिकल लाइन में नहीं जानता, बाकी मुझे सब चलेगा. मैंने कहा आप डिसाइड कर लो, आप जो करोगे मैं वो कुछ चुन लूँगी, बिकॉज एटलीस्ट मेरे पास कोई तो होगा ब्लेम करने के लिए. यू नो. सो मैंने मम्मी से कहा PCM, मतलब मैंने मम्मी से कहा मम्मी आप ही स्ट्रीम चुनवा दो. एंड एज अ वेरी टिपिकल इंडियन पेरेंट, माई पेरेंट्स सजेस्टेड मी टू टेक PCM ऑफ कोर्स. सो या मैंने PCM ले ली. और मैं इतने ओवर कॉन्फिडेंस में थी भाई कि PCM क्यों, बच्चे रोते रहते हैं भाई कि PCM नहीं हो रही, PCM मैं दिखाऊंगी तुम्हें PCM करके. भाई पढ़ने वाले सब कर लेते हैं, मैं दिखाऊंगी तुम्हें, ठीक है, तुम मुझे देखना. मैं फुल ओवर कॉन्फिडेंस में. और मेरे इसी ओवर कॉन्फिडेंस को देखते मेरे घर वाले कहते अगर तुझे इतना ही कॉन्फिडेंस है अपने आप पे तो तू JEE की तैयारी भी कर ले. आई सेड व्हाई नॉट, नथिंग्स अ बिग डील फॉर मी, ले आओ भाई, JEE भी कर लेंगे. तो मेरे पेरेंट्स ने मेरा FIITG में एडमिशन करा दिया. माई फर्स्ट क्लास ऑफ FIITG. भाई मैं जाके बैठी हूँ एकदम फुल एटीट्यूड में कि मुझसे इंटेलिजेंट या कोई नहीं है, मेरे आगे कोई नहीं है, ठीक है. मैं फुल कॉन्फिडेंस में एटीट्यूड में जाके बैठी हूँ. पुअर किड्स. फिर इतने में ही हमारे पहले टीचर एंटर करते हैं और उन्होंने अपना थोड़ा बहुत इंट्रो दिया. और वो हमारे मैथ्स के टीचर थे, वो मैथ्स पढ़ाने वाले थे. तो वो शुरू करते हैं कि अभी आप लोग 10th से आए हो तो मैं आपसे कुछ बेसिक सवाल पूछता हूँ ताकि जस्ट टू वार्म अप योर ब्रेन एंड ऑल. मैं कहा ओके, बेसिक. कहते कॉपी पेन निकाल लो. मैं कहा कॉपी पेन की ज़रूरत नहीं है, ये है ना काफ़ी है, यहीं हो जाएगा सब कुछ. उन्होंने क्वेश्चन लिखना स्टार्ट किया और वो बोर्ड पे ऐसे 1 by 1 वर्ड बाय वर्ड वो क्वेश्चन लिख रहे हैं. तो मैं वर्ड बाय वर्ड वो क्वेश्चन पढ़ रही हूँ. और मुझे काफ़ी क्वेश्चन पढ़ने के बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि वर्ड बाय वर्ड मुझे समझ नहीं आ रहा है. तो मैं डिसाइड किया कि जब ये सर फुल स्टॉप मार देंगे ना लास्ट में, उसके बाद मैं पूरा क्वेश्चन एक साथ पढ़ूंगी और फिर आंसर कर दूँगी. बैड आइडिया. भाई उन्होंने फुल स्टॉप लगाया है, मेरे राइट साइड में से एक बच्चा खड़े होकर आंसर दे दिया. और मैं जिक्र ब्रो, उन्हें क्वेश्चन लिखने तो दे पूरा. उसने आंसर दे दिया और मैं देखती रह गई. मैं कहा अब क्या ही पॉइंट, अब मैं रिपीट करूंगी आंसर, चाहे वो मैंने खुद ही सॉल्व किया, ऊपर यही लगेगा कि मैंने उसको कॉपी करके बोला है. अब कोई पॉइंट नहीं है आंसर देने का, वेस्ट. मैंने कहा इट्स ओके, मॉरल डाउन नहीं करते. तुक्का लग गया उसका. दोबारा नेक्स्ट टाइम मैंने अपने आप को पूरा ऐसे कर लिया कि इस बार मैं वर्ड बाय वर्ड ही पढ़ूंगी, बट फुल फोकस से पढ़ूंगी. उन्होंने दूसरा क्वेश्चन लिखना स्टार्ट किया, मैं फुल फोकस से पढ़ रही हूँ. अगेन उन्होंने फुल स्टॉप मारा, वही बच्चा फिर से खड़ा होके उसने आंसर दे दिया.
वॉट इज हैपनिंग? मुझे क्यों कुछ समझ नहीं आ रहा है, मैं उस क्वेश्चन को प्रोसेस ही करती रह गई कि उसने आंसर भी दे दिया। और ऐसे ही उन्होंने 2-3 क्वेश्चन और पूछे, सब में मेरे साथ यही हुआ, और फिर मेरा कॉन्फिडेंस थोड़ा सा नीचे आ गया। बट आई स्टिल थॉट कोई नहीं, एक ही बच्चा तो है जो आंसर दे रहा है, बाकी तो नहीं दे रहे ना, नो वरीज, अभी भी मैं ठीक हूँ। ठीक है, उसके बाद मेरे बगल में एक लड़की बैठी थी, पहली ही क्लास की बात बता रही हूँ मैं, मेरे बगल में लड़की बैठी थी, मैं सोचा, और मुझे ना अपनी परसेंटेज बताने की बहुत चुल मच रही थी, बिकॉज आई वॉज ओवर प्राउड ऑफ इट कि मेरे तो 94 आए हैं भाई, मुझसे ज़्यादा तो किसी के आ ही नहीं सकते, जबकि बच्चों के 100% भी आए थे, पता नहीं कैसे, बट आए थे। तो मैं अपनी बगल वाली लड़की से पूछती हूँ कि हाय, तुम्हारी बोर्ड में कितनी परसेंटेज आई? लिटरली मैंने सीधा यही क्वेश्चन पूछा है, ना कोई नाम, ना कैसी हो, ना क्या हाल चाल, कुछ नहीं, बोर्ड में कितनी परसेंटेज आई थी, बिकॉज मुझे वही बताना था। तो कहती 97। मुझे इतना रिग्रेट हुआ है ना कि मैंने क्यों पूछा, क्यों क्यों भाई, मैं चुप क्यों नहीं रह सकती, मुझे बहुत रिग्रेट हुआ है। उसके बाद आई सेड, समहाउ आई सेड 94। कहती नाइस। नाइस? हाँ बहन, तुम तो बोलोगी ही, 97 लेके बैठी हो, नाइस तो बोलोगी ही। एनीवेज, तो ये था मेरा फिटजी का पहला दिन, मेन स्टोरी। फिटजी का ना मैं आपको सीन बताती हूँ कैसा है। उसमें ना हमारा 2 साल का सिलेबस जो था वो 5 फेजेस में डिवाइडेड था, फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3 एंड फेज़ 5 तक। और हमारे हर फेज़ के बाद एक फेज़ टेस्ट होता था, उसके बेसिस पे रीशफलिंग होती थी और नए बैचेस बन जाते थे। इनिशियली हम सब एक सेम लेवल पे बैठे थे, बट फेज़ 1 के फेज़ टेस्ट के बाद हम सबकी रीशफलिंग होनी थी और फिर मार्क्स के बेसिस पे हमारे बैचेस बनने थे। सो हमारे फेज़ 1 का टेस्ट हुआ, एंड गेस व्हाट, तुम्हारे भाई को कौन सा बैच मिला? 3 बैचेस बने थे बेसिकली, मतलब और भी बने थे, बट जिन बच्चों ने हमारे साथ एडमिशन लिया था उनके 3 बैचेस बने थे। M01, M02 एंड M03 नेम्स थे। ऑफकोर्स 1 वाला सबसे टॉपर्स का, फिर सेकेंड 1, फिर थर्ड। तुम्हारे भाई को M03, येस यू हर्ड इट राइट, M03 मुझे लास्ट बैच मिला। बट एनीवेज, जो मेरी बगल में लड़की थी 97, उसे भी M03 ही मिला। उस टाइम मुझे रियलाइज़ हुआ, भाई तुम 10th में 97 लाओ, 100 लाओ, 80 लाओ, कुछ भी लाओ, आगे तुम किस लेवल पे खड़े हो डजेंट रियली मैटर। 10th के परसेंटेज से कोई फ़र्क नहीं पड़ना। 97 वाली भी मेरे बगल में बैठी है, मैं 94 वाली भी यहीं बैठी हूँ, और उसी क्लास में 80s वाले 70s वाले भी बैठे थे। ओ सो इट वॉज ऑल बैलेंस्ड। तो वो मेरे साथ थी, तो हमने डिसाइड किया कि बहन कोड, हैशटैग बहन कोड, अब हम लोग साथ में रहेंगे, बिकॉज बच्चे चेंज हो चुके थे, हमें कोई नहीं जानता था, हम किसी को नहीं जानते थे। और हर जैसे जैसे बैचेस चेंज होते थे ना, तो टीचर्स भी चेंज हो जाते थे, विच वॉज एक्चुअली अ नेगेटिव पॉइंट, बिकॉज तुम एक टीचर का टीचिंग स्टाइल समझते हो, उससे पढ़ने की आदत डालते हो, एंड देन ऑल ऑफ अ सडन तुम्हारा टीचर चेंज हो जाता है, तुम्हें उसे समझने में ही बहुत देर लग जाती है, राइट? इट वॉज अ नेगेटिव पॉइंट। तो हमारे फेज़ 2 का, तो हमारे फेज़ 1 के जो मैथ्स टीचर थे ना, वो अच्छे नहीं थे, मतलब एज एन अच्छे होंगे, बट मुझे पर्सनली वो इतने समझ नहीं आए थे, उनके टीचिंग स्टाइल्स एंड ऑल, मुझे उनसे समझ नहीं आता था वो क्या पढ़ाते हैं, वो क्या, तो मुझे वो इतने अच्छे नहीं लगे थे पर्सनली। फिर फेज़ 2 में हमारे टीचर चेंज हो गए मैथ के, तो आई वॉज लाइक ठीक है, चलो मैथ्स के टीचर चेंज हो गए, अब शायद मेरी मैथ्स अच्छी हो जाए, बिकॉज फेज़ 1 में तो मेरी मैथ्स बहुत ही घटिया थी, मुझे कुछ समझ नहीं आता था। और शुरू में हम लोग थे भी प्रॉपरली कोचिंग डिपेंडेंट, कि बस कोचिंग में पढ़ेंगे और फिर कोचिंग के पढ़ाई के बेसिस पे ही हम बस क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, टेस्ट देंगे एंड ऑल, सब कोचिंग डिपेंडेंट, अपना कुछ नहीं करते थे हम। तो टीचर चेंज हो गए, होप्स आई, कुछ ही दिनों में डूब गई, बिकॉज ये नए टीचर भी हमें समझ नहीं आ रहे थे। एंड अपेरेंटली ये प्रॉब्लम सिर्फ मुझे नहीं आ रही थी, मेरे पूरे बैच को आ रही थी, कि वो किसी को भी समझ नहीं आ रहे थे, वो क्या पढ़ाते हैं, क्या बोलते हैं, वो अपनी दुनिया में मस्त हैं। उनको नॉलेज थी, मैं ये नहीं कहूँगी उनको नॉलेज नहीं थी, उनको नॉलेज बहुत थी, बट वो कन्वे नहीं कर पा रहे थे बच्चों को। तो हमें वो चीज़ समझ नहीं आ रही थी, हमें फ़ायदा ऐसा हो नहीं जाता, उनसे डाउट पूछो तो वो अच्छे समझा देते हैं। तो हम लोगों ने कलेक्टिवली डिसाइड किया, हम लोगों ने एक एप्लीकेशन लिखी, वी वॉन्ट टू चेंज अवर मैथ्स टीचर। एक फेज़ 2 ख़त्म हो गया था, और अब हमारी नेक्स्ट शफलिंग होनी थी फेज़ 3 के बाद। तो फेज़ 2, फेज़ 3 हमें उन्हीं सेम सेट ऑफ बच्चों के साथ बैठना था, ठीक है?
तो हमने एप्लीकेशन लिखी कि हमें अपने मैथ्स की टीचर चेंज कराना है, समझ नहीं आ रहा, हमारी पूरी क्लास ने ऐसे साइन वाइन करे उस पर और हम देख के आए और हमारे मैथ्स के टीचर हो गए चेंज। बट एट दिस पॉइंट तक मेरे को अपने आप से ही उठ चुका था, मैं जितने ओवर कॉन्फिडेंस में आई थी ना कि मैं तो क्या ही कर दूंगी भाई, वो सब कुछ जा चुका था। और मैथ्स से तो मेरा इतना गंदा उठ चुका था कि भाई मैथ्स तो बिल्कुल ही मेरे बस की नहीं है, बिकॉज उस पॉइंट तक मैथ्स में मेरे 0 भी आ गए थे, एक बार नेगेटिव में भी गए थे मेरे नंबर। तो मैथ्स तो भाई मुझे डर लगने लगा था, मैं मैथ्स से दूर भागती थी, मैं मैथ्स पढ़ के ही नहीं जाती थी पेपर देने के लिए। मैं कहा ये नहीं होगी, पढ़ने का क्या फ़ायदा, इससे अच्छा फिजिक्स केमिस्ट्री में मेहनत करो, वहीं नंबर आ जाएंगे। सो जो तीसरे टीचर आए हु वाज एक्चुअली गुड, उनके टीचिंग मेथड्स एक्चुअली अच्छे थे, बच्चों को वो पसंद आए थे, बट मेरा खुद पे से कॉन्फिडेंस हट चुका था, तो मैंने मैथ्स पे ध्यान देना छोड़ दिया था। एंड मैं उनकी क्लास चल रही थी, उनकी क्लास में मैं ध्यान नहीं दे रही थी बिकॉज आई थॉट मुझे ही कुछ समझ नहीं आएगा तो क्या ही ध्यान देना है ऑल। उन्होंने मुझे खड़ा कर दिया, वो बहुत स्ट्रिक्ट थे और उससे पहले मुझे नहीं पता था बिकॉज मैं नहीं जानती थी उन्हें कि वो स्ट्रिक्ट है। उन्होंने मुझे खड़ा किया, उन्होंने मुझे बहुत डांटा कि आपका ध्यान किधर है, आपने अभी तक क्वेश्चन नहीं लिखा है, आप क्या कर रही हो, आप बताओ इसका आंसर क्या है। और मैं ऐसे ऑफ कोर्स मैं ही तो बताऊंगी इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है आंसर, इसके आगे मुझे कुछ नहीं आता है, ठीक है। मैं खड़ी हो गई उनकी डांट सुनी, वो कह रहे अगली क्लास में तुम पढ़ के आना, तुम्हें उठा के पूछूंगा मैं डर गई बिकॉज मुझे भाई मैं उन बच्चों में से नहीं हूँ जिससे बचपन से डांट खाते हुए आए हैं। भाई मैं स्कूल में भी हमेशा टॉपर्स में रही हूँ, तो मुझे डांट खाने की आदत नहीं है। तो वो चीज़ मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी और बहुत शॉकिंग बात थी, मैं बहुत हिल चुकी थी उस चीज़ से कि मुझे डांट कैसे दिया, अब तो मुझे कुछ करना पड़ेगा। तो मैंने पढ़ाई की, मैंने पढ़ाई की। मैं वो जो चैप्टर चल रहा था मुझे अभी भी याद है, हाइपरबोला चल रहा था, और मैं हाइपरबोला की एक एक फॉर्मूले को ऐसे रट के गई थी ना भाई कि पूछो तुम क्या पूछोगे, मैं सब रट के आई हूँ, तुम्हारे ही नोट्स रट के आई हूँ भाई मैं। उन्होंने नहीं पूछा, मतलब उन्होंने पूछा बट उन्होंने उस चैप्टर में से कुछ नहीं पूछा। वो मुझे खड़ा करके बुलाते हैं, आद्या जी बोर्ड पे आइए। मैं बोर्ड पे गई, उन्होंने एक इक्वेशन लिख रखी थी वहाँ पे। उन्होंने कहा बेटा इसे कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से इसे सिंप्लीफाई करके दिखाओ। ट्रस्ट मी उस दिन मेरी ज़्यादा बेइज्जती हुई थी, उस डांट वाले दिन से ज़्यादा बेइज्जती मेरी इस दिन हुई थी। आपको मैं इतनी डम लगती हूँ, मुझे कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड नहीं आता होगा? वॉट? ऑब्वियसली मैंने कर दिया यार, इतनी बेवकूफ़ नहीं थी मैं, मुझे आता था वो, मैंने लिख दिया। नहीं मुझे, अरे वाह आद्या जी आपको आता है, वेरी गुड, तालियां। उन्होंने लिटरली मेरी तालियां बजवाई हैं इस चीज़ के लिए क्लास में। इट वॉज एम्बैरेसिंग, इट वॉज वेरी एम्बैरेसिंग। क्या कर सकते हो, टीचर है, कुछ नहीं बोल सकते। बट उस दिन के बाद से मैंने उनकी क्लास में इतना ध्यान दिया है, मैं प्रॉपर पहले ही पढ़ के जाती थी। और इनफैक्ट इन्हीं टीचर के बाद से मैंने डिसाइड किया था कि मैं पहले से पढ़ के जाऊँगी। मुझे पता है अगली क्लास में उन्होंने क्या पढ़ाना है, तो मैं वो चीज़ पहले से पढ़ के जाऊँगी। तो मैंने यूट्यूब डिस्कवर करना स्टार्ट किया, और तब मुझे मिले लिटरली गॉड ऑफ मैथ्स ब्रो। मेरे लिए वो भगवान से कम नहीं है भाई। ही चेंज्ड माई लाइफ फॉर रियल। मतलब उन्होंने जिस चीज़ से मैं डरती थी, जिस चीज़ से मैं दूर भागती थी, उन्होंने मुझे उस चीज़ से प्यार करवा दिया, मैथ्स। भाई अरविंद कालिया सर, अगर तुम जेई की तैयारी कर रहे हो, अगर मैथ्स में डाउट आ रहा है, गो टू हिम भाई, बिना सोचे समझे। ही इज़ अमेजिंग, एपिक भाई, बहुत ही अच्छे टीचर हैं भाई, बहुत ही अच्छे टीचर। उनके टीचिंग मेथड्स एवरीथिंग इज़ सो गुड आई एम टेलिंग यू। तो मैंने उनसे पढ़ना स्टार्ट किया, मुझे काफ़ी अच्छा लगने लगा, मुझे चीज़ समझ आने लगी, मुझे इंटरेस्टिंग लगने लगी चीज़ें। और फिर जब मैं उनकी क्लास में जाती थी तो मुझे और समझ आता था अच्छे से, और मैं क्वेश्चंस के जवाब दे पाती थी। तो उन्हें रियलाइज़ हुआ चलो ठीक है, थोड़ा पढ़ना वरना तो उसने स्टार्ट कर ही दिया, कट यस। बाकी फिजिक्स केमिस्ट्री तो मेरी सही चल रही थी, उसमें तो इंटरेस्ट भी था, टीचर भी सही थे, मुझे समझ भी सब कुछ आ रहा था, मैं जवाब भी देती थी। तो फिजिक्स केमिस्ट्री वॉज गुड। मैथ ही थी जो एक प्रॉब्लमैटिक थी फ्रॉम द वेरी स्टार्ट। अब हमारा थर्ड फेज का फेस टेस्ट हुआ, हमारी फिर से रीशफलिंग हुई। इस बार भी 3 बैचेस बने, X01, X02 एंड X03। एंड गेस वॉट, इस बार तुम्हारा भाई कौन से बैच में था? X02। येस, आई वॉज नॉट इन द लास्ट बैच दिस टाइम। मैं सेकेंड बैच में थी, ऑल द फर्स्ट में भी नहीं थी, इतनी खुश होने की कोई बात नहीं है, बट फिर भी मैं सेकेंड बैच में थी। आई वॉज रियली वेरी हैप्पी। एंड
वो लड़की, वो मेरे बगल वाली लड़की, वो भी मेरे साथ इसी सेकंड बैच में थी। मैं कहा बहन तुम मेरा पीछा नहीं छोड़ोगी, हम साथ साथ हैं। ओके, नो इश्यूज़। बाय द वे वो जो लड़की थी हम लोग इतने टाइम तक हम लोग साथ बैठे, हमने पढ़ाई की, हम डिस्कशन करते थे हम लोग डाउट्स एंड ऑल का, बट मैंने उसका नाम नहीं पूछा था। कैन यू बिलीव इट? मैं आप तुम फिर धीरे धीरे तू पे आ गई, और पर मैंने उसका नाम नहीं पूछा। हम ऐसे ही बात कर रहे हैं, तुमने ये करा था, ओए तू वो लाई है क्या, मुझे उसका नाम नहीं पता, ओ यार मेरी हेल्प कर दे। फिर आफ्टर फ्यू मंथ्स हमें रियलाइज़ हुआ कि हमें एक दूसरे का नाम नहीं पता, तो हमने फाइनली नाम पूछे कि बहन तुम्हारा नाम क्या है, एंड शी सेड आई एम नंदिनी, आई सेड आई एम आद्या। सो या, मी एंड नंदिनी वी बिकेम बेस्ट फ्रेंड्स बिकॉज हम साथ साथ हैं, हैशटैग बहन कोड। उसने मेरा पीछा नहीं छोड़ा, ना ही मैंने उसका। हम लोग 12th में साथ साथ आ गए। उसके बाद हाँ, इस पॉइंट तक हमें समझ आ गए थे पढ़ना कैसे है। ठीक है, हमें वो चीट कोड मिल गया था कि पहले यूट्यूब से पढ़ो, फिर क्लास में पढ़ो, और फिर क्वेश्चन सॉल्व करो। परफेक्ट। ये हम दोनों को ही, मुझे और नंदिनी को, हम दोनों को सूट कर रहा था ये वाला मेथड। तो हमने डिसाइड किया कि अब हम पूरी 12th अच्छे से पढ़ेंगे, क्योंकि अब हमें पढ़ाई का तरीका पता चल गया है। 11th हमारी यही समझने में निकल गई कि पढ़ना कैसे है। 12th में आए, हमने यही सेम मेथड फॉलो किया, और हमारी 12th बहुत अच्छी गई। ट्रस्ट में, हमारी 12th पढ़ाई एकेडमिकली बहुत अच्छी गई। 11th हमारी इतनी अच्छी नहीं थी, बट 12th हमारी काफ़ी अच्छी गई बिकॉज हमें पढ़ने का तरीका पता चल गया था। एंड ऑल्सो कोचिंग, जेई की कोचिंग को और अपने स्कूल को एक साथ मैनेज करना, उन्हें सिंक करना इज़ रियली रियली वेरी डिफ़िकल्ट। ट्रस्ट मी, इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। लगता है कि यार सेम ही चीज़ तो पढ़ रहे हो, इतना ही क्या फ़र्क आ जाएगा, बट प्रो ट्रस्ट मी बहुत फ़र्क आता है। पहली चीज़ तो टॉपिक्स का ही फ़र्क आता है भाई, यहाँ कुछ और चल रहा है, यहाँ कुछ और चल रहा है, यहाँ पेपर अलग टॉपिक पे लिए जा रहे हैं, यहाँ अलग टॉपिक पे लिए जा रहे हैं। भाई इंसान तो मैं एक ही हूँ, चीज़ तो मैं एक ही करूँगी एक टाइम पे। बट ठीक है, दे वर एक्सपेक्टिंग मी टू डू सो, करना पड़ा। एक ये भी प्रॉब्लम थी, 12th तक समहाउ मैंने मैनेज करना सीख लिया था ये सब। फिर 12th अच्छी गई, यस 12th अच्छी गई। और 12th की सबसे बेस्ट चीज़ मैं बताऊँ, अगेन मैथ्स वाले टीचर। हमारे मैथ्स वाले टीचर फिर से चेंज हो चुके थे। इस बार जो टीचर थे वो मेरे पूरे 2 साल के फेवरेट टीचर थे, MDP के सर। बेसिकली फिटजी में ना टीचर्स को कुछ कोड्स मिलते थे टाइम टेबल में, जो हमारे आता था ना, तो उसमें कोड्स लिखे होते थे, जैसे MPA, PVK, CSHS, ऐसे शॉर्ट फॉर्म में कोड होते थे। तो हमारे मैथ्स वाले टीचर का कोड था MDP के, तो हम उन्हें MDP के ही बुलाते थे। MDP के सर भाई अमेजिंग टीचर। भाई इतना सही कॉम्बिनेशन बैठा है ना 12th में, तो मतलब अरविंद कालिया सर, MDP के सर, परफेक्ट परफेक्ट। और इसीलिए मेरी मैथ्स जहाँ नेगेटिव में जाती थी, लिटरली मेरे नेगेटिव में नंबर आए, एंड -1, -2 और 0 भी आया एक बार मैथ्स में, वो 60-70 तक पहुँच गई थी। एंड ट्रस्ट मी भाई, मैथ्स में 100 में से 60-70 लाना इज़ अ बिग डील, अ बिग डील। आई एम टेलिंग यू, आसान काम नहीं होता भाई मैथ्स की, जेई की मैथ्स में मेरे आने लगे। आई वॉज वेरी हैप्पी एंड वेरी प्राउड ऑफ माई सेल्फ वंस अगेन। मेरा कॉन्फिडेंस जो अंडर कॉन्फिडेंस में जा चुका था, वो एटलीस्ट कॉन्फिडेंस वाले लेवल पे आ गया था। और हमें एक बहुत बड़ा अगेन चीट कोड मिल गया था। जो MDP के सर थे वो जो क्वेश्चन कराते थे, और जो अरविंद कालिया सर अपनी वीडियोज़ में क्वेश्चन कराते थे, वो सेम होते थे। तो हम पहले अरविंद कालिया की वीडियो देखते थे, तो हमें वहाँ से क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करके जाते, हमें पता होता था कौन सा क्वेश्चन कैसे करना है, क्या ट्रिक है एंड ऑल। तो जब सर क्लास में वो क्वेश्चन देते थे ना, हमें वो आता होता था। इनफैक्ट कई बार हमें सोल्यूशंस रटे हुए होते थे, मुझे और नंदिनी को, दोनों को। हम एक दूसरे को देख के ऐसे हंसते थे, हे। बट हम एकदम से जवाब देंगे तो सर को शक हो जाता, तो हम लोग प्रॉपर एक्टिंग करते थे भाई। उन्होंने क्वेश्चन दिया, हम कॉपी पेन लेके बैठे हैं, शिट बहन ये, ओ यार एक बार ये वाला मेथड ट्राई कर, क्या पता इससे हो जाए। हाँ यार कैलकुलेशन तो बड़ी मुश्किल है, अरे यार ये तो क्वेश्चन यहीं अटक गया। बट अल्टीमेटली उसका जवाब हम ही देते थे, यस। और इसी वजह से MDP के सर की नज़रों में हम लोग बहुत से टॉपर वाले बच्चे बन चुके थे कि भाई ये 2 लड़कियाँ, कोई भी डाउट है आद्या नंदिनी को कांटेक्ट करो भाई। तो हम एकदम फुल टॉपर वाली कैटेगरी में आ चुके थे। मतलब हमारा डाउट, अगर कभी बहुत सिली डाउट भी हम पूछ लेते थे ना, तो भी वो हमें ये नहीं कहते थे कि क्या पूछ रहे हो,
वो हमें समझाते थे, जबकि कोई और अगर वही सेम सिली सा डाउट पूछ दे तो वो उसे पूरा एक लेक्चर देते थे कि तुम्हारा पढ़ाई में ध्यान नहीं है. सो वी फेल्ट लाइक क्वींस ऑफ दैट क्लास. और कई लोग हमसे इसलिए जेलस भी थे, काफ़ी जेलस थे. सो या हमारी 12th काफ़ी अच्छे से गई. हमारा 12th फाइनली हमारा फेज़ 5 भी ख़त्म हो गया. इसके बाद बस रिवीजन क्लासेस थी. सो हमारे MDP के सर क्योंकि फेवरेट थे, सो वी डिसाइडेड कि हम सिर्फ MDP के एक सर की रिवीजन क्लासेस अटेंड करेंगे, बाकी नहीं करेंगे, बाकी सेल्फ स्टडी करेंगे. बट अल्टीमेटली हमने वो भी बंद कर दिया बिकॉज अल्टीमेटली फिटजी ही बंद हो गया. यस, फिटजी बंद हो गया. यस भाई, जब हमारे अवार्ड फंक्शंस की बारी आई तो इन्होंने फिटजी बंद कर दिया. जब हम 11th में थे, मतलब जब हम 12th में आए थे, और उस साल जिन बच्चों ने जेई दिया था उनका रिज़ल्ट का सेलिब्रेशन हुआ था हमारी आंखों के सामने. एंड वी थॉट भाई हमें भी यहीं जाना है, ऐसे ही स्टेज पे खड़े होना है, केक काटना है. एंड दिस वाज एक्चुअली अ मोटिवेशन. बट जब वो टाइम आया तुमने फिर ही बंद कर दिया. अनफेयर. बट देन आई गेस हमसे ज़्यादा अनफेयर उन बच्चों के लिए था जिन्होंने जस्ट तभी एडमिशन लिया था और अब फीस पे करी थी. उनके लिए वो चीज़ ज़्यादा अनफेयर थी. सो आई जस्ट थॉट इग्नोर, छोड़ो भाई, इट्स ओके, हम अपना पर्सनल फैमिली सेलिब्रेशन करेंगे. यस. सो या फाइनली वो टाइम आ गया था कि मेरा जेई का फर्स्ट अटेम्प्ट था. आई वॉज नर्वस, ऑफ कोर्स कोई भी नर्वस होगा यार, बट स्टिल आई वॉज ट्राइंग टू स्टे काम कि भाई शांत रहे ताकि मैं पैनिक मोड में ना जाऊँ. और अगर पैनिक मोड में जाने की वजह से मैंने मेसअप कर दिया एग्जाम में तो मुझे ज़्यादा रिग्रेट होगा. दैट्स व्हाई आई वाज जस्ट सेइंग जो होना है वो तो होगा ही ना. मेरे पैनिक करने से ना कुछ सुधरेगा, ना कुछ नहीं, बिगड़ ही सकता है, सुधरेगा तो कुछ नहीं. सो आई डिसाइडेड टू स्टे काम. और मैं बिल्कुल शांति, जितना शांत हो सकता है मैं उतने शांत से पेपर देने गई हूँ. मैंने पेपर लिखा है और मैं आद्या कुछ गड़बड़ ना करूँ, ऐसा हो सकता है? पॉसिबल ही नहीं है भाई. मैंने पेपर खोला, मेरा डिसाइड था कि मैं पहले फिजिक्स करूँगी, फिर केमिस्ट्री करूँगी और फिर मैथ करूँगी. और मैं यही ऑर्डर 2 साल से जितने मैंने पेपर दिया मैंने यही ऑर्डर फॉलो किया. सो आई जस्ट यही करूँगी ऑब्वियसली. पहला मैंने पेपर खोलते ही मेरे को पहला सेक्शन जो आता है, पहला क्वेश्चन वो आता है मैथ्स का सेक्शन उसमें बाय डिफ़ॉल्ट खुला हुआ था. अब जो बंदा ऑलरेडी चीज़ डिसाइड करके आया वो पहले फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स करेगा, वो बंदा क्या करेगा? फिजिक्स का सेक्शन खोल लेगा. सिंपल राइट. मैं नॉर्मल ह्यूमन बीइंग थोड़ी हूँ, ऐसे कैसे? मैं उसी क्वेश्चन को करने लगी. मैथ्स आया, मैथ्स कर लेते हैं. ऊपर से वो क्वेश्चन काफ़ी आसान लग रहा था देखने में. लाइक वो सीक्वेंस एंड सीरीज़ का सवाल था और काफ़ी सॉर्टेड सवाल था कि बस फॉर्मूले में पुट करके वैल्यू निकालनी थी. सो आई जस्ट ये तो 2 मिनट का काम है, यूँ ही हो जाएगा. पर उसकी कैलकुलेशन इतनी गंदी थी, मुझे रियलाइज़ नहीं हुआ वो देख के. मैं कर रही हूँ और वो इतने बड़े बड़े नंबर्स आते जा रहे हैं मेरे पास. मतलब थाउजेंड्स में नंबर्स को मैं आपस में मल्टीप्लाई कर रही थी. एंड जेई में कैलकुलेटर भी नहीं होता. सो इट वॉज नॉट ईजी. और अल्टीमेटली मेरा आंसर भी नहीं आया. मैंने उस पर 15 या 20 मिनट वेस्ट कर दिए. और जेई के एग्ज़ाम में 15-20 मिनट वेस्ट करना एक क्वेश्चन पे और अल्टीमेटली वो क्वेश्चन भी सॉल्व ना हो is a big blunder that I did, of course. तो उसके बाद आई थॉट इट्स ओके मूव ऑन. मैं फाइनली दूसरे क्वेश्चन पे गई. बट क्योंकि मेरा मैथ पे इतना भरोसा था कि भाई मैथ में तो मेरे बहुत ही अच्छे नंबर आएंगे, तो मुझे था कि मैथ के क्वेश्चन करने हैं. मेरा मन था, बस मुझे करने थे. तो मैंने अगला क्वेश्चन दिया. मुझे दिखने में वो भी आसान लग रहा था तो मैंने करा, पर वो आगे चलते फंस गया और वो सॉल्व नहीं हो रहा है आगे. और मैं वहीं अटकी रह गई. और मैं लगी हुई हूँ ऐसे कैसे सॉल्व नहीं हो रहा, होगा सॉल्व, मैं करूँगी. नहीं हुआ. उसमें भी मेरे ऐसे ही 15 मिनट वेस्ट हो गए. और ऐसे मैंने 2-3 क्वेश्चन में काफ़ी टाइम वेस्ट कर दिया. तो सब पहली गलती तो मेरी यही रही कि मैं क्वेश्चन के साथ बहस करने लगी. मैंने ईगो पे ले ली वो चीज़ कि ऐसे कैसे सॉल्व नहीं हो रहा है, मैं करके दिखाऊंगी. तो बिग मिस्टेक टू अवॉइड ब्रो, मत करना, ट्रस्ट में मत करना. अगर मैं ये गलती ना करती तो मैं और क्वेश्चंस कर लेती जिस वजह से मेरे नंबर काफ़ी बढ़ जाते और मेरी रैंक काफ़ी अच्छी हो सकती थी. उसके बाद अनदर बिग मिस्टेक दैट आई डिड कि मुझे टाइम का आइडिया ही नहीं लगा. बिकॉज किसी ने मुझे ये बात नहीं बताई थी कि जेई के एक्चुअल एग्जामिनेशन में आवर्स में टाइमर नहीं आता है, वहाँ मिनट्स का टाइमर आता है. वहाँ 180 मिनट्स का टाइमर था. और मुझे
नहीं समझ आ रहा था कि 150 मिनट्स कितने टाइम बचा, बिकॉज मैंने हमेशा घंटों आवर वाले टाइम पे पेपर दिया है और ये मिनट्स का टाइमर था. आई वॉज रियली वेरी कन्फ्यूज्ड कि भाई कितना टाइम बचा है, कितना टाइम मैं लगा चुकी हूँ. और जब तक वो टाइमर 60 मिनट्स पे नहीं आया ना, मुझे रियलाइज़ ही नहीं हुआ कि मैं कितना टाइम लगा चुकी हूँ और कितना टाइम बचा है. मैं लगा ही नहीं पा रही थी, मतलब ब्रेन वर्क नहीं कर रहा था मेरा उस डायरेक्शन में. और जब 60 मिनट हुए ना, रियलाइज शिट, मेरे पास सिर्फ 1 घंटा बचा है. और उस टाइम पे मेरी आधी केमिस्ट्री रह रही थी और पूरी फिजिक्स रह रही थी, और मैं मैथ्स में ही ज़्यादा टाइम लगा दिया था. सो अनदर बिग मिस्टेक आई डिड इज़ दिस. और इस वजह से मेरे कई ऐसे क्वेश्चन जो मुझे आते थे, जो मैं कर लेती थी बहुत आराम से, वो रह गए. आई रिग्रेटेड, बट एनीवेज जो हो गया सो हो गया. मे बी मेरी किस्मत में ही नहीं था. मैं डेस्टिनी मान के एक्सेप्ट कर लेती हूँ उस चीज़ को. यस ओके. तो मैं फर्स्ट अटैम्प्ट दे के आई. उसके बाद आई डिसाइडेड, मुझे पता था मेरा पेपर बहुत अच्छा नहीं गया जितना मैंने एक्सपेक्ट किया था, बट ठीक है, आई वॉज ओके, आई वॉज सैटिस्फाइड विद इट. मैंने अपने आप को बहुत ज़्यादा डाउन फील नहीं करवाया. और फिर मैंने सोचा कि यार छोड़ो, बोर्ड्स आ रहे हैं, बोर्ड्स पे फोकस करते हैं. मेरा पूरा फोकस बोर्ड्स पे था. मैं कोई गलती नहीं करना चाहती थी कि मेरे बोर्ड्स भी ख़राब हो जाएं, कि ना इधर की ना हूँ ना उधर की रहूँ, बीच में कहीं डूब जाऊँ, ऐसा नहीं करना था. मैंने फुल बोर्ड्स पे फोकस किया, बोर्ड्स दिए अच्छे से. फिर सेकंड अटैम्प्ट आया. सेकंड अटैम्प्ट तक मेरे में कोई होप्स नहीं बची थी कि बहुत कुछ खास हो सकता है. फर्स्ट अटैम्प्ट के रिजल्ट में मेरी परसेंटाइल आई थी 94.66. तो मुझे ये था कि सेकेंड अटैम्प्ट में 95 हो जाए, सुनने में अच्छा लगेगा, बस. इससे ज़्यादा मुझे खुद से कुछ घंटा एक्सपेक्टेशन नहीं थी. एनीवेज हुआ वो भी नहीं. इस बार तो और कम आई, 90 पॉइंट समथिंग आई थी. तो ऑफकोर्स मेरी बेस्ट वाली वही थी फर्स्ट अटैम्प्ट की, 94.66. और उस हिसाब से मेरी रैंक बनी 80303. आई नो जनरल कैटेगरी से इट इज़ नॉट अ वेरी गुड रैंक कि मुझे इस पे टॉप के कॉलेजेस मिल जाएंगे समथिंग, बट आई वॉज ओके विद इट ऑनेस्टली. मतलब मेरे को थोड़ा सा डिमोटिवेशन हुआ, मैं रोई भी थी, क्योंकि कुछ बच्चों को जिनसे मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी वो मेरे से भी अच्छे नंबर ले आए थे. बट स्टिल मैंने अपने आप को थोड़ा सा ऐसे काम कर लिया कि यार ठीक है यार, यू डिड योर बेस्ट. इससे ज़्यादा तो और क्या ही करती, तूने सब कुछ कर लिया. और फिर तेरे से नीचे भी तो लोग, कितने लोग हैं, तू एटलीस्ट टॉप 6% में है, सो बी हैप्पी. आई वॉज, फिर मैं ठीक, मैं बहुत ज़्यादा उसमें नहीं गई कि डिप्रेशन में चली गई हूँ, बिल्कुल ही ऐसा वैसा कुछ नहीं था मेरे साथ. मैं तो ठीक थी भाई, चिल थी मैं. उसके बाद ऑब्वियसली भाई मेरा एडवांस क्लियर हो गया था. मेरी कट ऑफ निकल चुकी थी. कट ऑफ 93 पॉइंट समथिंग समथिंग थी, तो मेरी कट ऑफ निकल गई थी. एडवांस का पेपर था मेरा, और ज़ीरो मोटिवेशन. एडवांस के लिए मेरे पास कोई मोटिवेशन ही नहीं थी. मैंने पढ़ाई ही नहीं करी उस टाइम तक. वैसे भी मैं पढ़ पढ़ के थक चुकी थी. सो मैंने कोई पढ़ाई नहीं की, मैं बस एग्ज़ाम देने चली गई. ऑफ कोर्स मेरा जेईई एडवांस क्वालिफाई नहीं हुआ. सो येस, आई फेल्ड IIT. I know it is not something that I should be proud of, but it is also not something that I'm ashamed of. Yes, I am not ashamed of failing IIT. Rather, I am proud of myself that I worked so hard. मैंने कभी मैच एक्सपेक्ट नहीं किया था अपने आप से कि मैं 8-8 10-10 घंटे पढ़ सकती हूँ. बट आई डिड इट. आई डिड जेन्युइनली माई बेस्ट. मैंने बहुत सारी चीज़ें सैक्रिफाइस भी करी हैं इस चीज़ के लिए. एंड इवन माई पेरेंट्स, दे हैव सपोर्टेड मी सो मच. मेरा इस रिज़ल्ट के बाद भी, जो शायद सोसाइटी के लिए बहुत अच्छा रिज़ल्ट नहीं है, बट उसके बाद भी माई पेरेंट्स वर देयर विद मी. उन्होंने कहा कि हम बहुत खुश हैं, तू खुश है, हम खुश हैं. फ़र्क नहीं पड़ता दुनिया वालों से, जेन्युइनली फ़र्क नहीं पड़ता. एंड मुझे पर्सनली कोई फ़र्क नहीं पड़ता. अगर मैं खुश हूँ, मेरे पेरेंट्स खुश हैं, जिसे जो सोचना सोच सकता है. आई डोंट केयर, आई रियली डोंट केयर. ठीक है. सो येस, आई एम नॉट अशेम्ड ऑफ फेलिंग IIT. आफ्टर ऑल, you know what I believe in, कि success is something where you started with and where are you at this point, at now. I mean, अगर तुमने 10 रुपये से स्टार्ट किया एंड आज तुम्हारे हाथ में 10,000 रुपये, यू आर सक्सेसफुल इन योर ओन टर्म्स भाई. और अगर मैंने नेगेटिव से स्टार्ट किया था और आज मैं 94.6 परसेंटाइल पे बैठी हूँ और 80,000 रैंक लेके बैठी हूँ, आई एम सक्सेसफुल इन माई ओन टर्म्स. मुझे फ़र्क नहीं पड़ता फिर मेरी पड़ोस वाली आंटियाँ कह रही हैं कि 80,000 तो कम रह गए, सरकारी तो नहीं मिलेगा, इसमें प्राइवेट में ही देखना पड़ेगा. इट्स ओके, ऑनेस्टली ओके, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता. सो येस,
दिस वॉज माई JEE स्टोरी एंड ऑनेस्टली इफ़ यूर ऑल्सो समवन जिसका IIT नहीं हुआ है, अपना बेस्ट देने के बाद भी, the one thing that I would say to you is be proud of yourself for working for it at least, because मैंने ऐसे कई बच्चे देखे हैं यार जो रिजल्ट से पहले ही मेहनत के डर से और कि हमसे नहीं हो पाएगा वो पहले ही गिव अप कर देते हैं, बट एटलीस्ट तुम एंड तक बने रहे, यू फॉट फॉर इट, यू वर्क फॉर इट, नहीं निकला दैट वॉज ओके भाई, हार जीत चलती रहती है, बट अगर तुमने उस चीज़ के लिए दिल से मेहनत की है ना, तुम्हें वो चीज़ 100% आज नहीं तो कल काम आएगी ही आएगी। नॉलेज कभी वेस्ट नहीं जाती, दिस इज़ ट्रू, दिस इज़ अ फैक्ट। और मैंने खुद इन 2 साल की, भले ही मेरा नहीं निकला, बट मैंने फिर भी इन 2 साल की जर्नी में एटलीस्ट इतना तो सीख लिया है कि कैसे पेशेंस के साथ, फोकस के साथ, प्रॉपर कामनेस के साथ तुम 8-8, 10-10 घंटे मेहनत कर सकते हो, शांति से बैठ के काम कर सकते हो। वो डिसिप्लिन, वो कंसिस्टेंसी, वो मुझे, अगर मैं तैयारी नहीं करती तो मुझे नहीं समझ आती, जो कि आज आई, जो कि अब मुझे पता है कि कितनी इम्पॉर्टेंट होती है कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन एंड एवरीथिंग। एंड बट एनीवेज, बाकी की कहानी, इसके आगे की कहानी कि मैं कौन से कॉलेज में सोच रही हूँ और मेरे कॉलेज का क्या सीन है एंड वॉट एवर एंड ऑल ऑफ इट, we'll talk about it in the later video. No, we'll talk about sorry, we'll talk about it in the next video. Till then, thank you so much for watching. Oh god, क्या हो रहा है? Thank you so much for watching my video और मेरी इस पूरी कहानी को सुनने के लिए जो कोई और नहीं सुनता. Till then, take care, bye, see you in the next video.